वेलकम दोस्तों। लास्ट टाइम हमने पढ़ा यानी एक्चुअली हमारा जो वेव ऑप्टिक्स ये चैप्टर चालू है, वो मेन हेडिंग है हमारी। उसके अंदर में हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आज हमारे पास है ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जैसे मैंने कहा था कि 4 थ्योरीज हम पढ़ते लाइट के संबंध में। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, ह्यूजेंस वेव थ्योरी है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। ठीक है, सो ये हम पढ़ते। तो उसके तहत आज हमारे पास है ह्यूजेंस वेव थ्योरी, लेकिन थोड़ा फास्ट रिवाइज करते हमारे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो उसके अनुसार क्या था, न्यूटन के अनुसार कि लाइट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल जब हमारे आंखों पर जाते हैं तो हमें सेंस होता है। अलग अलग कलर्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसका अलग अलग साइज होता है। जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक रिजिड होते, वेटलेस होते। ये उसने कहा। उसने बताया था कि रिफ्लेक्शन क्यों है? क्योंकि रिपल्शन होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉर्पस्कल्स के बीच में, और अट्रैक्शन होने के कारण उनमें हमें क्या मिलता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर उसने आगे कहा था कि जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है यानी एक लाइन में चलना लाइट का, वो क्यों है? क्योंकि एक तो हाई स्पीड है, जिसकी स्पीड यानी लाइट की स्पीड हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और वो वेटलेस है। तो वेटलेसनेस के कारण और हाई स्पीड के कारण वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बताता। ठीक है। हाँ, उसने और एक प्रपोज किया था, कौन सा, कि जो वेलोसिटी है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा है, रेयर मीडियम में कम है। ऐसे कुछ पॉइंट्स थे उसके। तो ये मेरिट्स बोलेंगे उसके, और कुछ उसके डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स ये थे कि वो साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं बताता। मतलब एट अ टाइम रिफ्लेक्ट भी हो, एट अ टाइम उसी समय में क्या हो, रिफ्रैक्ट भी हो। क्योंकि एक ही मीडियम या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो फेल होता। दूसरी बात, उसने जो कलर्स बताए थे कौन से, कि वो डिफरेंट साइजेस के कारण है, तो वो वहाँ पे नहीं होता, वो एक्चुअली वेवलेंथ के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में कहा था कि अगर वो लाइट स्मॉल पार्टिकल्स का बना है तो कई समय बाद, कुछ समय बाद, ठीक है, अब वो कुछ समय यानी टाइम ले सकते हैं आप, आवर्स में हो सकता है, दिन में हो सकता है, वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे सालों के बाद हो सकता है कि बारीक बारीक पार्टिकल्स बाहर जाने के कारण सोर्स का साइज, मास कम हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ जो फिनोमेनास है जैसे इंटरफेरेंस है, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, या फिर उसके बाद में बात करते हैं हमारा पोलराइजेशन है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्वांटम इफेक्ट है। ऐसे जो इफेक्ट्स है वो इफेक्ट यहाँ पर यानी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। अच्छा, उसने ये कहा था कि स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा है, रेयर में कम है, लेकिन प्रूव होता है कि रेयर में ज़्यादा रहती है, डेंसर में कम। वहाँ पे भी वो फिट नहीं बैठता, इसलिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को निकाल दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में जो आती है ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसने कुछ जो पॉइंट्स बताए, इसके भी डीमेरिट्स है, इसके भी ड्रॉबैक्स है, लेकिन ये जो है, जो कुछ मेन फिनोमेना है, वो मेन फिनोमेना को बड़ी अच्छे से क्या करता, वो एक्सप्लेन करता, और इसलिए हम इसको कंटिन्यू भी करने वाले हैं इस थ्योरी को। तो चलो देखो देखो इसमें पहला क्या कहा उसने। जैसे वहाँ पर वो किससे बनता था, यानी फॉर्मेशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, सो जो हमारे पास में लाइट की बात करते हैं, तो लाइट जो है ये कहता कि लाइट क्या है, वेव है। न्यूटन क्या कहता था, लाइट क्या है, पार्टिकल्स है। सो ह्यूजन के अनुसार क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। ठीक है, लाइट और कुछ नहीं है, सिंपल वो वेव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने कहा था कि हमको जब सेंस होता है तो सेंस कैसे होता है हमको। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, पार्टिकल आंखों में जाते हैं। यहाँ पे क्या कहता कि वेन लाइट वेव्स, ह्यूजन के अनुसार, वेन लाइट वेव्स एंटर अवर आईज एंड फॉल, मतलब है ना, वो रेटिना होता है, एंड फॉल्स ऑन द रेटिना। वो रेटिना एक तरह से लेंस का काम करता है, और वही फिर क्या करता है, इमेज प्रोड्यूस करता है, सेंस भेजता है ब्रेन को। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ ये है, वो चीज़ वो है, ये लाइट है, वो लाइट है। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन लाइट वेव्स एंटर अवर आइज एंड फॉल्स ऑन द रेटिना, देन वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट। ठीक है, हमको लाइट का अस्तित्व है, लाइट है, उसका सेंस होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट उसने कहा था कि जो वेवलेंथ यानी जो बात करते कलर्स की, ठीक है, वहाँ पे कलर्स के बारे में उसने कहा था कि डिफरेंट साइजेस है। यहाँ पर ये कहता कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, और ये सच भी है, ये प्रोड्यूस भी हो चुका है। ठीक है, देखो कभी कभी जब थ्योरी की बात करते हैं ना हम, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई ये ऐसा 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 है, ठीक है, जब तक कोई उस चीज़ को या तो रॉन्ग साबित ना कर दे, ठीक है, तब तक वो चीज़ मार्केट में चलती है।
वही थ्योरी होती। हाँ, कोई और आएगा मेरी थ्योरी पर क्या करेगा, रिसर्च करेगा, उसके मेरिट्स डीमेरिट ढूंढ के निकालेगा और खुद के कुछ पॉइंट्स अगर लोगों के सामने मार्केट में लाएगा और वो अगर सब लोगों को मानने लायक होंगे तो मुझे निकाल दिया जाएगा और वो थ्योरी को रखा जाएगा। इसी प्रकार न्यूटन्स ने जो अपनी थ्योरी लगाई थी उसको लोगों ने कुछ समय तक मान लिया, लेकिन उसके बाद जब ह्यूजन आया तो ह्यूजन जैसे कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, साइज़ के अनुसार साइज़ का और कलर का कोई मैटर नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है। उसने कहा कि वेवलेंथ के कारण ये होता। तो वेवलेंथ के कारण क्या रहते हैं हमारे कलर्स, तो कलर की बात करते हैं तो किसके कारण है, वेवलेंथ के। हो सकता है आप में से कुछ सालों बाद आप भी साइंटिस्ट बन जाओ, आप भी रिसर्च करो और हो सकता है आप बताएंगे सर वेवलेंथ के कारण भी नहीं है। फिलहाल अभी तो हम कहेंगे डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू वेवलेंथ, लेकिन अगर आपने कुछ लाया तो हो सकता है और लोगों को अगर वो यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इसको हटा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो खैर फिलहाल हमारे पास ह्यूजन की वेव थ्योरी के अनुसार लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव। जब वेव आंखों में एंट्री करते हैं, ठीक है, रेटिना पे आते हैं तो हमको सेंस होता है लाइट का। उसके बाद डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ के कारण, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में ये कुछ जो हेल्पफुल है, जैसे यानी ये हमको क्या करता है, हेल्पफुल का मतलब किस 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 में कि कौन से फिनोमेना से, जैसे ये हमको रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, ये हमको क्या बताता है, रिफ्लेक्शन समझने के लिए, ठीक है, ये हमको रिफ्रैक्शन भी समझाता है, ये आपको क्या करता है, रिफ्रैक्शन भी समझाता है, ये आपको इंटरफेरेंस भी समझाता है, जो हम इसी चैप्टर में देखने वाले, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो फिनोमेनाज है ये इसके ज़रिए हम इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, यानी ये उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि थोड़े से डीमेरिट्स की इसकी। अब डीमेरिट्स की, ड्रॉबैक्स की अगर बात करते हैं, ड्रॉबैक्स यानी खामियाँ, मराठी में जो कमी बोलते हैं ना, उसकी इसमें कुछ कमियां हैं। तो वो कमियां क्या है उसमें, सो सबसे पहली बात, एक बात यहाँ पे देखो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो समझो। इसने क्या कहा कि ये क्या है, वेव है, लेकिन जैसे कि अगर आपको मालूम होगा मैंने जब वेव मोशन में कुछ चीज़ें बताई थी। वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन उस समय में कहा था कि वेव अगर है तो उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी सामने जाने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए, ठीक है। हाँ, अगर वो नॉन मैकेनिकल वेव है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसने सिर्फ क्या प्रपोज किया था कि ये सिर्फ क्या है, वेव है। अभी तक इसने ये नहीं बताया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि कौन सी वेव है, उसने बताया नहीं था। तो फिर लोग तो इससे पूछेंगे ना कि भाई वेव अगर है तो वेव को जानने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, वेव को जानने के लिए तो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इसने अपने मन गढ़ंत इमेजिन करके बता दिया कि हाँ वेव को जानने के लिए क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने जो मीडियम सोचा वो मीडियम उसका हाइपोथेटिकल मीडियम है। अब हाइपोथेटिकल मीडियम होने का मतलब क्या है, हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिन किया हुआ, अपने मन से बताया हुआ कि हाँ ठीक है ना, आपको मीडियम की ज़रूरत है ना, तो हाँ मीडियम है। उसने कहा कि सब जगह पे, यूनिवर्स में हर जगह पे एक मीडियम है, वो है ईथर। वो क्या है, ईथर है। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि ईथर हमारा कंपाउंड में आता है, और कंपाउंड का मतलब क्या है कि जिसे हम तैयार करते हैं दो तीन अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। नेचर में ईथर प्रेजेंट नहीं है, नेचर में ईथर प्रेजेंट नहीं है, यानी एक्चुअली अगर बात करते हैं तो ईथर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन उसने कहा क्या कि फॉर द प्रोपैगेशन ऑफ लाइट देयर इज ईथर मीडियम प्रेजेंस इन द यूनिवर्स, प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कौन प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है। ये हाइपोथेटिकल मीडियम उसने अपने मन से बताया। लेकिन अगर नेचर में देखो तो ईथर नेचर में नहीं, जैसे नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये जो इस तरह का अगर प्रेजेंस है तो हम बोलते हैं कि नहीं हाँ ये नेचर का है, लेकिन ईथर नेचर में नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग होता है, ड्रॉबैक है। दूसरा पॉइंट ये है उसका कि उसने कहा था कि जो हमारी वेव तो है, लेकिन वेव कौन सी है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कहा था कि दी वेव्स दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। यानी लाइट क्या है, लाइट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन ये भी रॉन्ग होता है, क्योंकि लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव प्रूव भी हम करते हैं जब हम पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे,
तो पोलराइजेशन के कंसेप्ट में हमारे पास आता है पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स ही बताती है और लाइट पोलराइजेशन बताता है। देखो सिंपल, जो पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन सिर्फ कौन बताता है? ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो वो। और लाइट क्या करता है? लाइट पोलराइजेशन बताता है। इसका मतलब लाइट क्या हुआ? ट्रांसवर्स वेव हुआ, ठीक है। तो इसने क्या कहा था कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे भी वो रॉन्ग होता है, ठीक है। और एक दो चीज़ें ऐसी है कि ये हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये खुद पोलराइजेशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता, ये हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक नहीं कर पाता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एक्सप्लेन नहीं करता, ये क्वांटम इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता। ये सब इफेक्ट हमारे इसमें आने वाले हैं। हाँ, उसने बड़े अच्छे से क्या क्या किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन जैसी चीज़ें बताई, ठीक है। लेकिन वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बताता, वो पोलराइजेशन नहीं बताता, वो क्वांटम इफेक्ट नहीं बताता, ठीक है। फिर भी दोस्तों न्यूटन के तुलना में इसके ड्रॉबैक्स न कम है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ईथर प्रेजेंट नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है तो क्या, ट्रांसवर्स है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन न्यूटन ने जो कहा था साइज़ के कारण, फिर उसके बाद में उसके जो कलर्स होते हैं साइज़ के कारण, उसके बाद में जो डेंसर मीडियम में ज़्यादा स्पीड होती है, वो तो एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें बताती, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बताया, लेकिन साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं बताता। वो वेव में अपने आप क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आती है तो हमारे पास में अगर लाइट आता है तो कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ रिफ्रैक्ट होता है, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती है वेव थ्योरी के बदौलत। अगर आप उसको वेव समझे तो उसको पार्टिकल समझे तो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल या तो अंदर घुसेगा, ठीक है, या तो बाहर जाएगा, लेकिन अंदर जाएगा बाहर जाएगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वेव का ये चांस है कि वो सरफेस, डिपेंड करता है सरफेस कैसा है, जिस तरह का सरफेस होगा उस तरह से, क्योंकि ये रेडिएशन है, ये वेव है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये अंदर भी घुस सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। हम सब देखने वाले बाद में। तो इस तरह से इसके कुछ पॉइंट्स है, तो ध्यान में क्या रखना है कि ह्यूजन के अनुसार लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, व्हेन वेव्स एंटर अवर आईज एंड फॉल्स ऑन द रेटिना, देन वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट। different colors of light are due to different wavelengths of the light, ठीक है। then Huygens explains reflection, refraction, interference, diffraction, etc, ठीक है। then he said the waves are longitudinal but they are light waves are longitudinal but actually they are transverse wave, ठीक है। Huygens imagined that to propagate the light there is the medium ether, but actually this medium is also absent, मतलब एक्चुअली नहीं है। Then Huygens does not couldn't explain photoelectric effect, polarization, quantum effect, etc. But we take the Huygens wave theory in consideration, हम उसको कंसिडर करते हैं और आगे प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार। यानी लाइट की कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं हम? वेव थ्योरी। फिर इसके बाद में वेव थ्योरी अगर पढ़नी ही है, ह्यूजन की वेव थ्योरी है वो, ठीक है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट आती है, जैसे वेव सरफेस आता, वेव फ्रंट आता, वेव नॉर्मल आता, वेव रेस के केस में भी लेते उसको हम, ठीक है। फिर उसका खुद का प्रिंसिपल आता, ह्यूजन प्रिंसिपल कहलाता, ताकि हम उसको अलग अलग इसमें समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये हमारे पास में ह्यूजन्स वेव थ्योरी के कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, ठीक है। और अभी हम रुक जाते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।